नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम मूलभूत कंप्यूटिंग और उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े एक बेहतरीन मूल्यांकन पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें प्रश्न संख्या 66 से लेकर 100 तक के सवालों को कवर किया गया है। बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। चीज़ों को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए हमने इस पूरे मूल्यांकन को 4 तार्किक हिस्सों में बांटा है। पहला, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग। दूसरा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और लॉजिक। तीसरा, यूपी की संस्कृति और इतिहास। और अंत में यूपी का बुनियादी ढांचा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग। जरा प्रश्न 74 पर गौर कीजिए। क्या कभी सोचा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ये महान अवधारणा और किसी ने नहीं बल्कि जॉन वॉन न्यूमन ने दी थी। सच कहूं तो इसी एक आइडिया ने हमारी आज की मॉडर्न कंप्यूटिंग की पूरी नींव रखी है। अब इस टेबल को देखिए। ये प्रश्न 72 है, जहां हमें इंटरनेट के अलग अलग तत्वों को उनके सही काम से मिलाना है। जैसे IMAP, ये हमें अलग अलग डिवाइस से ईमेल तक पहुंचने देता है। वेब सर्वर का काम वेबसाइट्स को स्टोर करना है। वहीं केबल मॉड्यूल वो हार्डवेयर है जो हमें इंटरनेट से जोड़ता है, और सर्च इंजन वो सॉफ्टवेयर है जिससे हम वेब पेज ढूंढते हैं। नेटवर्क हार्डवेयर और वेब सर्विसेज के बीच का ये फर्क समझना वाकई बहुत जरूरी है। प्रश्न 75 में एक बहुत ही आम शब्द का जिक्र है, पोस्ट, POS। इसका पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी कोई कंप्यूटर चालू होता है ना, तो बूटिंग प्रोसेस का ये सबसे पहला कदम होता है। ये बेसिकली ये चेक करता है कि अंदर के सारे हार्डवेयर पुर्जे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, बिल्कुल एक मॉर्निंग स्ट्रेच की तरह। अगर हम हार्डवेयर और कनेक्टिविटी के कुछ और सवालों पर नजर डालें तो प्रश्न 66 से 69 और 78 काफी दिलचस्प हैं। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए RSA एन्क्रिप्शन, जो कि प्रश्न 66 में है, और ईमेल को एन्क्रिप्टेड रखने वाले प्रोटोकॉल, जो प्रश्न 78 में है, हमारी प्राइवेसी के लिए कितने अहम हैं ये हम सब जानते हैं। इसी तरह डेटा रेप्लिकेशन से स्केलेबिलिटी बढ़ती है, जो प्रश्न 67 है। प्रोसेसर के अंदर ALU गणित के सारे काम संभालता है, ये प्रश्न 68 में पूछा गया है। और हाँ, आसपास की डिवाइस को जोड़ने के लिए हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रश्न 69 का हिस्सा है। खैर, अब हार्डवेयर से आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा खंड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और लॉजिक। ये स्लाइड दिखाती है कि इस मूल्यांकन का दायरा कितना बड़ा है। एक तरफ प्रश्न 77 है, जहां एक बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। इसका जवाब है 1111 0000 1101 0012। मतलब सिर्फ 0 को 1 और 1 को 0 में बदलना है। एकदम डीप टेक्निकल लॉजिक। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्रश्न 79 बिल्कुल प्रैक्टिकल है। MS वर्ड का मेल मर्ज फीचर, जो डेटाबेस से जानकारी लेकर एक टेम्पलेट में फिट कर देता है। और रोजमर्रा के ऑफिस के कामों की बात हो ही रही है, तो प्रश्न 80 को कैसे भूल सकते हैं? ये MS एक्सेल के एक सिंपल फॉर्मूला =round 5.678,2 का आउटपुट पूछता है। इसका जवाब है 5.68। ये छोटा सा सवाल ये चेक करता है कि हमें डेसिमल नंबर्स को राउंड अप करना आता है या नहीं। सिस्टम ऑपरेशंस के बाकी सवाल भी काफी मजेदार हैं। जरा सोचिए, 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कम से कम 6 बिट्स की जरूरत होगी, जो प्रश्न 70 में पूछा गया है। कीबोर्ड पर बैकस्पेस की हमेशा बाईं ओर के रिक्त स्थान पर जाती है, ये प्रश्न 71 है। और लॉजिक गेट्स की बात करें तो डिमॉर्गन का प्रमेय नैंड गेट को एक नेगेटिव ओर गेट के बराबर बताता है, ये प्रश्न 73 है। साथ ही किसी भी लाइटवेट प्रोसेस को हम थ्रेड कहते हैं, जो सिस्टम में स्वतंत्र रूप से चलती है, जैसा कि प्रश्न 76 में बताया गया है। चलिए अब डिजिटल दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपनी जड़ों की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा खंड है उत्तर प्रदेश की संस्कृति और इतिहास। यहाँ शुरुआत होती है स्थानीय पर्यावरण से। प्रश्न 81 पूछता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? जवाब है सारस क्रेन। वैसे यहाँ एक जरूरी बात बता दूं, हमारे स्रोत सामग्री में प्रश्न संख्या 86 से 90 तक मौजूद नहीं है। तो बिना कोई भ्रम रखे हम सीधे प्रश्न 91 पर जंप करेंगे। तो प्रश्न 91 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान करने के बारे में है। ऑप्शंस में से सारनाथ का पुरातात्विक स्थल और वाराणसी का शानदार रिवर फ्रंट यूनेस्को की संभाव्य यानी टेंटेटिव सूची का हिस्सा हैं। अपने राज्य की ऐतिहासिक
और सांस्कृतिक अहमियत को समझने के लिए इन जगहों की जानकारी होना वाकई बहुत ज़रूरी है। अगर हम शिक्षा और रिसर्च की बात करें तो प्रश्न 95 प्रमुख संस्थानों को उनके सही जिलों से मिलाता है। जैसे राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का घर लखनऊ है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज की शान है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। ये एक तरह से यूपी के शैक्षिक भूगोल का पूरा नक्शा हमारे सामने रख देता है। कुछ तारीखों और अहम आंकड़ों पर नजर डालना भी जरूरी है। प्रश्न 85 हमें याद दिलाता है कि प्रयागराज में अगला महाकुंभ साल 2025 में होने वाला है, जो दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। वहीं प्रश्न 92 राज्य की राजनीति से जुड़ा है, जो बताता है कि सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया था। इतिहास और संस्कृति की कुछ और बारीकियों को देखें तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना महान मुगल सम्राट अकबर ने की थी, ये प्रश्न 98 है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था, ये प्रश्न 99 है। और दीनदयाल हस्तकला संकुल नाम का व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में स्थित है, जो कि प्रश्न 96 में है। ये सभी छोटे छोटे तथ्य इतिहास की हमारी समझ को बहुत गहरा करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर, जो है उत्तर प्रदेश का बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वाला सवाल काफी दिलचस्प है। प्रश्न 100 एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में है। वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के लिए किस नदी पर एक नया रेल सह सड़क पुल बनाया जाना है? जवाब है गंगा नदी। इससे पता चलता है कि हमें राज्य में चल रहे बड़े विकास कार्यों से अपडेट रहना कितना जरूरी है। अब इस सेट के आखिरी कुछ सवालों को देखते हैं, जो राज्य के अलग अलग औद्योगिक केंद्रों का खाका खींचते हैं। छठा, यूपी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। प्रश्न 83 एल्यूमिनियम उत्पादन का मुख्य केंद्र रेणुकूट है। प्रश्न 84 गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध सोनभद्र जिले में बना है। प्रश्न 93 इसके अलावा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। प्रश्न 94 और शंकरगढ़ का इलाका अपनी शानदार क्वालिटी वाली सिलिका सैंड के लिए जाना जाता है। प्रश्न 97 इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ है, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में सच्ची महारत उसी में है जो ग्लोबल डिजिटल तकनीक और अपनी स्थानीय सांस्कृतिक जड़ों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बना सके। ये दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह बेहद अहम हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे हम एक डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से भाग रहे हैं, हम अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सहेज कर रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या योगदान दे सकते हैं?